गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कृष्ण यादव, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने पीछे वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज फिर से अपन कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, परमाणु ABC, परमाणु ABC के विन्यास दिए गए हैं। यहाँ पे 3 परमाणु हैं, एक तो है A, एक है B और एक है C। अब A के अंदर बताया इसने Z। अब किसी भी तत्व को जब अपन प्रदर्शित करते हैं तो उसका सूत्र होता है ZXA। तत्व को प्रदर्शित करने का सूत्र क्या होता है? ZXA। तो इसमें A के लिए Z का मान कितना दिया हुआ है? 90। ये X, फिर A बराबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। A बराबर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। इसके लिए अपन देखें न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं? 146। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं? 146। प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक की बराबरी होगी, तो 90x, और यहाँ पे कितना हो गया? 90 प्लस 146। तो इसका मतलब 90x 146, इसमें ऐड कर दो 236। ये तो हो गई व्यवस्था A की। फिर इसने बताया B की व्यवस्था। B के अंदर अपन देखें वही, Z का मान कितना है? 92, और X प्रोटॉन का मान कितना हो जाएगा? 92, न्यूट्रॉन का मान कितना होगा? 146 होगा। कितना होगा? 146। अब देखिए यहाँ पे 92x, और ये कितना हो गया? 238। ये हो गया कौन सा? B। अब अपन बात करते हैं किसकी? C की। किसकी? C की। ये है B और ये है C। C के लिए अगर देखें व्यवस्था तो क्या है? Z का मान कितना दिया हुआ है? 90, और N का मान कितना दिया हुआ? 148। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? वही 90x और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मान 148। फिर अपन इसी को देखें तो क्या हो जाएगा? 90x, प्रोटॉन का मान कितना हो जाएगा? 90, इसके लिए 148। तो कितना हो गया? 90x और यहाँ पे 238। अब ये तो अपने पास A, और ये अपने पास B, और ये आ गया अपने पास C की व्यवस्था। फिर इसने कहा A व C समस्थानिक है क्या? A व C क्या है? समस्थानिक। तो देखो, समस्थानिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि समस्थानिक वे होंगे जिनकी परमाणु क्रमांक क्या होंगे? एक समान होंगे, और द्रव्यमान संख्या क्या होगी? भिन्न भिन्न। फिर आपस में क्या होंगे? समस्थानिक। तो किस किस का परमाणु क्रमांक एक समान है? तो देखिए यहाँ पे इसका 90 है, इसका 92 है, और इसका 90 है। तो इसका मतलब A व C का परमाणु क्रमांक क्या आ रहा है? एक समान आ रहा है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। इसे आप क्या कहोगे? समस्थानिक। क्या कहोगे? समस्थानिक। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही है अपना। फिर इसने कहा A व B संभारिक है क्या? संभारिक का मतलब क्या होगा? द्रव्यमान संख्या एक समान। इसकी द्रव्यमान संख्या 236, इसकी 238 नहीं है। इसका मतलब A व B वाला ये B ऑप्शन क्या होगा? गलत। B व C संभारिक है क्या? B की द्रव्यमान संख्या 236 और इस B की 238 और C की भी 238। इसका मतलब B व C क्या है? संभारिक है। B व C क्या है? संभारिक है। उसके बाद B व C समस्थानिक है क्या? B व C 92, 90, इसका मतलब समस्थानिक नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है समस्थानिक और संभारिक के आधार पर। समस्थानिक क्या थे? वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक क्या होगा? एक समान होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। उसे आप क्या कहोगे? समस्थानिक। और संभारिक का मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए? एक समान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे A व C क्या है? सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। केवल A व C क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था?
एंटोनी लियोजियर द्वारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया गया था। उसके बाद किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या कभी भी एक समान नहीं हो सकती है। ऑपाव सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले 3 नियम थे, जिसके अंदर पहला नियम था पाउली का अपवर्जन नियम। उसमें बताया गया था कि एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी एक समान नहीं होता है। तो यहाँ पे इसके अंदर कौन सा आएगा? पाउली का अपवर्जन नियम। क्वेश्चन अगला 34, सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का त्रिक है। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आपको इनमें पहचान के बताना है कि कौन से हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या आनी चाहिए? समान आनी चाहिए। उन्हें आप क्या कहोगे? सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहोगे? सम न्यूट्रॉनिक। तो देखिए यहाँ पे सम न्यूट्रॉनिक की अगर बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है? देखना 6C14। मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे तत्व को यदि प्रदर्शित करते हैं उसका फॉर्मूला होता है ZXA, और A का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, और प्रोटॉन का मान किसके बराबर होता है? Z के बराबर होता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट में 6C, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे? 6, बचे हुए 8 क्या होंगे? न्यूट्रॉन। इसी के अंदर दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन का 7N, 7 + 7। इसका मतलब न्यूट्रॉन एक समान नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन दूसरा कार्बन का है समस्थानिक, तो यहाँ पे कार्बन ये 6 + 6। उसके बाद कौन सा है? नाइट्रोजन 7N, 7 + 7, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? चेंज। ऑप्शन दूसरा भी नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर 3, देखिए ऑप्शन नंबर 3 की अगर बात की जाए तो वहां पे भी अपन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 6C14, तो इसका मतलब 6C, 6 + 8। अगला इसमें नाइट्रोजन का 7N14, तो इसका मतलब 7 + 7, 7 + 7, ये भी क्या हो गया? नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड भी क्या हो गया? गलत। ऑप्शन फोर्थ 6C14, तो इसका मतलब 6, और यहाँ पे कितना हो जाए? 6 + 8। ओके। इसके बाद नाइट्रोजन का 7N15, इसका मतलब 7 + 8, 15। उसके बाद क्लोरीन 9F17। अब समझना इसको, 9F, प्रोटॉन तो कितने हो गए? 9, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने होंगे? 9 और 8 17। तो देखिए तीनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या आ गई? एक समान आ गई। तो क्वेश्चन कह रहा है सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों का त्रिक होगा। तो यहाँ पे तीनों के अंदर सम न्यूट्रॉनिक कौन सा होगा? तो अपन क्या बताएंगे कि इसके अंदर तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 8 8 है। तो ये क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर वाला ऑप्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 में यहां पे अगर अपन इसकी बात करें, ऑक्सीजन के ऊपर -2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन के ऊपर -2। इसका मतलब क्या है? देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? -2 है। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2। तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8, और 2 लिए हैं तो कितने हो गए? 10। तो इसने क्या? O2- ऋणायन सम इलेक्ट्रॉन ही है। सम का मतलब होता है समान, यानी किसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, जो O2- के बराबर होगी। अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन चेक करो। यहाँ पे A+, फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, प्लस का मतलब एक दिया है, इसके अंदर तो कितने हो गए? 8। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत। ऑप्शन सेकंड N-2, इसका मतलब 2 लिए हैं। नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7, तो 7 + 2 कितने हो गए? 9, ये भी नहीं है सम इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन थर्ड F-1, फ्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 9 पे, -1, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो प्लस का 1 कर दो, कितने हो गए? 10। अब बिल्कुल O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो ये क्या हो गया? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। N+3, इसका मतलब 7, प्लस का मतलब दिया है, तो 7 में से माइनस कितने गए? तो कितने बच गए? 4। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी क्या होगा? गलत। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल क्या होगा? सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 36, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या दर्शाती है। क्वांटम संख्याएं जब आपने पढ़ी थी तो वहां पे चुंबकीय क्वांटम संख्याओं में कक्षकों की आकृति का त्रिविम विन्यास है, उसके बारे में किसने बताया था? चुंबकीय क्वांटम संख्या ने। इसका मतलब कक्षकों का जो त्रिविम अभिविन्यास है उसके बारे में स्टडी की जाती है किसके अंदर? चुंबकीय क्वांटम संख्या में। ओके, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल क्या होगा? सही होगा, करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए मान होगा, किसके लिए? ऊष्माशोषी। तो देखो अभिक्रिया दो प्रकार की है, एक तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और एक होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कुछ अभिक्रियाओं के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उन्हें आप क्या बोलते हो? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उनको ऊष्मा देनी पड़ेगी, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और उसके लिए डेल्टा एच का मान कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक। और कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है, उसके लिए डेल्टा एच का मान कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। पूछ किसके लिए रहा है? ऊष्माशोषी के लिए, तो डेल्टा एच का मान कैसा होगा? धनात्मक। कैसा होगा? धनात्मक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? गुणित अनुपात का नियम दिया था किसने? जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ICRZ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी ICRZ के अंदर आया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, मेंडलीफ के आवर्त नियमानुसार, किसके अनुसार? मेंडलीफ के आवर्त नियमानुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, उससे पहले कौन सी थी? मेंडलीफ आवर्त सारणी। उसमें तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन थे? तो किसके आधार पर बनाई गई थी? परमाणु भार के आधार पर। तो यहां पे क्या आएगा? करेक्ट आंसर परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, S-2 यानी सल्फर -2 किसका सम इलेक्ट्रॉनीय नहीं है? अब देखिए यहां पे आप कई बार गलती कर देते हो कि क्वेश्चन बहुत इजी है। आपने क्या देखा? S-2 किसका सम इलेक्ट्रॉनीय है? आप आगे नहीं पढ़ोगे, आप सोचते किसका सम इलेक्ट्रॉनीय है, तो आप इसका करेक्ट आंसर जल्दी से देने के लिए क्या करते हो? 16 और 2 18, और 18 किसका है? आर्गन का। अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या पूछ रहा है? सम इलेक्ट्रॉनीय नहीं है, तो ये तो है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद क्लोरीन Cl- 17 और 1 18, ये भी सम इलेक्ट्रॉनीय है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। HS- H का मतलब हाइड्रोजन, S का मतलब वही सल्फर, और इसके ऊपर क्या है? माइनस। हाइड्रोजन के ऊपर अपन बात करें तो 1, और इसके लिए कितने हो गए? 16 प्लस इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, 17 और 1 18, तो ये भी कैसा हो गया? सम इलेक्ट्रॉनीय है। क्लियर? इसके बाद टाइटेनियम प्लस 3D श्रेणी का दूसरा तत्व है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है 22 पे, और वहां पे +1 है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इसमें से 22 में से गया तो कितना हो गया? 21। उसने क्या पूछा है? सम इलेक्ट्रॉनीय नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 वाला। ओके, चलो आगे अपन बात करते हैं। यहां पे हाइड्रोजन के समस्थानिक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। क्लियर? अब इसने पूछा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ट्राइटियम और प्रोटियम। ट्राइटियम भी है और प्रोटियम भी है। ड्यूटीरियम तथा ट्राइटियम, ड्यूटीरियम भी है और ट्राइटियम भी है। प्रोटियम और ड्यूटीरियम, प्रोटियम भी है और ड्यूटीरियम भी है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम तीनों है हाइड्रोजन के ही समस्थानिक। ये दो भी हैं, लेकिन यदि तीनों दिए हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा?
4 नंबर का। अब कोई कहेगी सर ये दोनों नहीं क्या है, लेकिन हाइड्रोजन की समस्थानी कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। तो तीनों यदि ऑप्शन में दिए हुए हैं तो यहां पे बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 वाला। ओके, इसी के साथ आगे बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 43। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसका दीर्घ रूप बड़ी आवर्त सारणी से दिखाई देती है आपको, उसका दीर्घ रूप किसने दिया था? मोसले, या कई जगह आपको मोजले भी मिल सकता है। ठीक है, इसको जय पढ़ दिया होगा तो वहां पे मोजले ही, नहीं तो मोसले। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44। आवर्त सारणी में अधातु स्थित होती हैं, तो आपने आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी होगी, उसको आपने इस प्रकार से देखा होगा। ओके, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। अब क्वेश्चन क्या है? अधातु स्थित है, तो इधर वाले बॉक्स में आपने क्या देखी थी? अधातुएं। ये बाई साइड, ये कौन सा हो गया? दाई साइड। कौन सी साइड है ये? दाई साइड। और वहां पे भी मैंने आपको बताया था, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहां पे तो ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो धात्विक गुणों में क्या होगी? वृद्धि। तो अधात्विक गुण कहां होंगे? दाईं ओर, और वो भी कहां? ऊपर की ओर। तो यहां पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दाईं तरफ, ऊपर की ओर। ओके, बाईं तरफ तो सारी धातु है, दाईं तरफ पर वो भी कहां? ऊपर की ओर, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 45। क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही क्या होगा। तो वहां पे अपन ने पढ़ा था कि पूर्णपूरित, अर्धपूरित विन्यास, स्थायी विन्यास होता है। तो यहां पे जब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, क्रोमियम 24, तो ऑर्गन 18, फिर 3D, फिर 4s, 18 2 20। ध्यान दे, 4s की ऊर्जा 3D से कम होने के कारण 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। 18 2 20 और 4 24। अब यहां पे इनकी ऊर्जाओं में अधिक अंतर नहीं होने के कारण, यानी अल्प अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ जाता है? 3D में। तो वहां पे क्या हो जाएगा? 3D 5 4s 1, जो एक क्या है? स्थायी विन्यास है, अर्धपूरित है। डी में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 10। तो उसके आधा अर्धपूरित कितना हो गया? 5। तो यहां पे 3D 5 4s 1 ऑर्गन 18 वाला ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल क्या है? सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46। किसी तत्व के बाह्यतम कोश का विन्यास 5s2 5p3 है, तो इसका परमाणु क्रमांक होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए और सारणी आपको आनी चाहिए। तो देखिए, कोई तत्व है, अब कौन सा वो अपने को नहीं पता, तो ध्यान दे, ऐसी कंडीशन में अपन आंसर कैसे निकालेंगे। अपन बात करते हैं वृक्ष संख्या 18 की। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ओके, पहला वर्ग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। 2 10 18 36 54 86। अब इसने दिया अपने को एक लिंक कि 5s2, इसका मतलब 4 आवर्त क्या हो गए? कंप्लीट रूप से भरे हुए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो गया क्रिप्टॉन 36। ओके, फिर इसके बाद आ जाओ, पांचों आवर्त शुरू करते हैं। तो पहला कौन सा ब्लॉक आएगा? S, और S में अधिकतम कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, 5s2। अब यहां पे ये 4 कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4, पांचवा शुरू हो रहा है। तो D हमेशा क्या होता है? n-1d। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? 5d। सॉरी, पांचवा शुरू हो रहा था, 5 - 1
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d, सॉरी क्या आएगा 4d। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 4d। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10। क्लियर। अब यहाँ पे 36 और 2 38, 38 और 10 कितने हो गए 48। 48 के बाद 49 कौन सा होगा P शुरू होगा, और P यहाँ पे अपन शुरू करते हैं 5P, और यहाँ पे कितने दिए हुए इसके अंदर 3 दिए हुए। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ब्रेक नहीं करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा क्रिप्टॉन 36 4d 10 क्रिप्टॉन 36 4d 10 5s2 और 5p3। अपने को यही दिया हुआ 5s2 5p3। अब टोटल कर लो 36 और 10 46, 46 और 2 48, 48 और 3 कितने हो गए 51। तो इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा 51। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 48, यहां पे अगर अपन बात करते हैं निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। वर्ग संख्या 17 के तत्व दिए हुए हैं 3। तो इसमें अधातु पूछ रहा है, मरकरी तो क्या है धातु है, द्रवावस्था में है, लेकिन मरकरी क्या है धातु है। अधातु पूछ रहा है तो आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको, ब्रोमीन हमेशा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था के अंदर पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ब्रोमीन। कौन सा होगा ब्रोमीन। यहां पे अपन देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन ये सारी गैस होती है, ब्रोमीन क्या होती है द्रव होती है, आयोडीन क्या होती है ठोस होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगी, पहले गैस फिर द्रव फिर ठोस अवस्था में पदार्थ परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मरकरी भी द्रव है, लेकिन मरकरी क्या है धातु है, और धातु के लिए नहीं पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है अधातु के लिए पूछ रहा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 48, परमाणु क्रमांक 34 वाला तत्व किस खंड का तत्व है, उसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो 34। अब यहां पे अपन वही और सारणी का कंसेप्ट काम में ले सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन। पहला अर्थ कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा कंप्लीट, चौथा शुरू होगा। कौन सा शुरू होगा चौथा। तो यहां पे क्या आ गया आर्गन 18 3d, चौथा शुरू होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 3d 4s, और यहां पे क्या आ जाएगा 4p। तो 18 और 2 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 और 4 कितने हो गए 34। अब ध्यान देना, पहले 4s आता है, फिर 3d श्रेणी आएगी, फिर 4p आ रहा है, और p के समरंश होते हैं कितने 3, और p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4। तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 2। तो किसका होगा p खंड का होगा, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है बिल्कुल सही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 49, अभी 107 परमाणु क्रमांक के बाद अन्य तत्व खोजे जा रहे हैं, यानी 107 के बाद जो अन्य तत्व खोजे जा रहे हैं, यदि किसी खोजे गए तत्व का परमाणु क्रमांक 109 है, कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है 109 है, तो इसका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब यहां पे 109 वाले तत्व का आपको क्या लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं 109 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, फिर से आप ध्यान दें। वर्ग संख्या 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और ये रेडॉन। 54 86, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 6 आवर्त कंप्लीट हो जाते हैं।
86। क्लियर है? 7वां आवर्त शुरू होगा तो इसका मतलब पहले कौन आएगा? S। 7वां आवर्त है 7s2। 86 2 कितने हो गए? 88। उसके बाद 89 D आएगा n-1, तो यहां पे क्या हो गया? 6D1। अब 90 से कौन शुरू हो जाएगी? F ब्लॉक तत्व। मैंने बताया था 5F श्रेणी थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक होगी। क्लियर है ये? तो इसका मतलब यहां पे 5F आएगा 14। अब देखो 86 और यहां पे 14 कितने हो गए? 100 102 102 और ये कितना हो गया? 103। पूछ कितने का रहा है? 109 का। तो इसका मतलब इसमें कितने ऐड और कर दिया अपन? तो ये 103 हो गए। यदि मैं यहां पे कितना कर देता हूं? 7, तो चेक करना 86 14 कितने हो गए? 100 100 और 2 कितने हो गए? 102 102 7 कितने हो गए? 109। तो इसको अपन लिखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या ब्रेक न करके 5F 14, फिर इसके बाद 6D7 7s2। तो विन्यास देखिए 6D7 7s2। तो यहां पे इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर? इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब यहां पे अपन ने 4 ब्लॉक पढ़े थे, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। मैंने आपको बताया था सभी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसका? संक्रमण तत्व। तो सबसे पहले तो अपने को यह पता होना चाहिए किस खंड के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी किस ब्लॉक के तत्व को। तो अपन ने बताया था डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें कंडीशन भी थी, याद होगी आपको, वर्ग संख्या 12 के तत्व को डी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी परमाणुीय और आयनिक अवस्था के अंदर डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, जबकि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो परमाणुीय व आयनिक अवस्था में उनके डी कक्षक कैसे हैं? अपूर्ण भरे होने चाहिए। तो चलो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर निकालते हैं इसका। वहां पे मैंने बताया डी क्या होता है? n-1d। ओके, अब डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो 1 से लेकर कहां तक भरेंगे? 10 तक। और ns1 से 2, यानी वहां पे ns के अंदर कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। वो किस लिए होता है उसका रीजन भी मैंने बताया था कि यहाँ पे ns की ऊर्जा n-1d से क्या होती है? कम होती है, इसलिए ns के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन है क्या कहीं पे? n-1d 1 से 10 ns1 n-1d। अब इसमें तो ns है ही नहीं, गलत है। ns2 n-1d और ns1 ये इसमें p है, इसमें d नहीं है। अब देखो यहां पे अपन बात करते हैं 2 की, या तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा या ऑप्शन सेकंड सही होगा। अब बात यह है कि ये दोनों है, आंसर इस एक के अंदर आ गए, सही कौन सा होगा? तो मैंने आपको एक लाइन बताई कि ns के अंदर कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या बताया इसमें कि ns में 1 इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा। इस कंडीशन में बता रहा है ns में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। क्या ns में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है? आ सकता है, जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने लिखा था। तो इसका मतलब इस कंडीशन का अर्थ तो हो गया कि s कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कई बार अपन ने जैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था तो वहां पे अपन ने क्या बताया था? ऑर्गन 18 3d5 4s1। इसका मतलब s में 1 इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है और कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, जिससे इंडिकेट होता है कि s कक्षक की ऊर्जा d कक्षक से क्या है? कम है, यानी ns की ऊर्जा n-1d कक्षक से कम होने के कारण ns में 1 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जहां पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट होगा। ओके, चलो आज अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी आगे वाली वीडियो में और कुछ करवाएंगे। ओके, थैंक यू।